जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर के जो सेशन कल जो समाप्त हुआ था उसके आगे से आज का सेशन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नया सेशन जो हम लोग को पढ़ना है। कल के आगे से हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मतलब लोक जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। मैं जहाँ जनता का शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। साझेदारी का मतलब होता है कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों को, लोगों को बराबर की हिस्सेदारी देना साझेदारी कहलाता है। तो ये था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। आगे हम लोग को पढ़ना है। कल यहाँ से हम लोग समाप्त किए थे यहीं पर कल का क्लास। तो यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था कल बता चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है जातिवाद। क्या पढ़ना है? जातिवाद। जातिवाद है क्या? जातिवाद कहने का मतलब हुआ कि कोई एक व्यक्ति अपने जाति को दूसरे जाति से श्रेष्ठ मानने लगता है। कोई व्यक्ति अपने जाति को दूसरे जाति से ऊंचा समझने लगता है, दूसरों जाति को नीचा समझने लगता है। तो जातिवाद हुआ, जाति में अनबन होगा। एक जाति का लोग, अगर एक लड़का कहेगा कि तुम्हारा जाति नीचा है, हम तुमसे ज्यादा ऊंचे हैं, हमारा जाति बहुत अच्छा है, हमारा जाति श्रेष्ठ है, हमारा जाति बहुत ऊंचा है, तुम्हारा जाति छोटा है, तो जातिवाद का भावना उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी को जातिवाद कहते हैं। विचारधारा ही अलग है, सोचने की क्षमता ही अलग है, सोच विचार ही अलग है। जातिवाद के बारे में सोचता है और जातिवाद हमारे देश में ज्यादा चलता है, खास करके बिहार में ज्यादा चलता है। और कहाँ देखने को मिलेगा? खास करके जब बिहार चुनाव होगा, भारत में जब इलेक्शन होगा, तो अपने जाति को वोट किया जाता है, अपने ही जाति वाले को सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो एक ही समाज में रहने वाले लोग जब चुनाव आता है तो अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने जाति को समर्थन करने लगते हैं। जब वोट समाप्त होता है तो फिर समाज में रहने लगते हैं। सामाजिकता तो है, लेकिन लोकतंत्र में क्यों नहीं? जब लोकतंत्र को जब मजबूत करना है तो फिर जातिवाद किस लिए? जातिवाद तो नहीं होनी चाहिए। सामाजिकता सिर्फ गांव में दिखाने लायक है, सिर्फ गांव में दिखाया जाता है सामाजिकता। देश के लिए भी कुछ कर पाइए। तो जब इलेक्शन आएगा, जब वोट आएगा, तो अपना अपना जातिवाद देखिए, खास करके हमारे बिहार में देखने को मिलता है। तो जातिवाद का डिफिनेशन कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना या अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखना और दूसरों को नीच जाति समझना जातिवाद कहलाता है। सही बात है। दूसरा जाति, बैठिए, अपने जाति को दूसरे जाति से श्रेष्ठ मानना, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना। श्रेष्ठ मानने का मतलब क्या है? श्रेष्ठ मानने का मतलब ऊंचा मानना, बहुत अच्छा मानना। कहेगा कि हमारा जाति तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा जाति तो बहुत खराब है। तो अपने जाति को दूसरे जाति से ऊंचा समझना, श्रेष्ठ मानना और उसके प्रति जाति के, अपने जाति के प्रति निष्ठा का भाव रखना, मतलब कि अच्छा बात विचार करना, अच्छा सोच रखना, जातिवाद कहलाता है। और दूसरे जाति को नीच समझना ही जातिवाद कहलाता है। जातिवाद कहलाता है। कल तक हो गया था यहां तक। चलिए इसके आगे चलते हैं। आज लंबा क्लास शायद नहीं चलेगा, छोटा क्लास चलेगा। भारत में जाति व्यवस्था अभी हम बताएं। अभी तो आप लोग को यही बता रहे थे कि खास करके हमारे देश में, खास करके बिहार में जातिवाद की भावना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। खास करके बिहार के इलेक्शन में देखने को मिलता है कि हमारे बिहार में जातिवाद ज्यादा है। भारत में तो है कि है ही है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसमें भी जातिवाद को देखा जाता है। जो हमारे देश का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को हमारे देश का, और जो वास्तविक प्रमुख है उनको चुनाव करने के लिए जातिवाद देखा जाता है। तो भारत की तरक्की कैसे हो सकता है? जातिवाद में। अब भारत में जातिगत व्यवस्था में वही
जाति है वो किस किस आधार पर होता है। जाति के आधार पर लोगों को काम बांट दिया जाता है, जाति के आधार पर लोगों का पेशा बांट दिया जाता है कि ये जाति का है तो वही काम करेगा। खासकर भारत में जातिवाद है। पहला, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है, सही बात है। कह दे कि ये जाति का है तो यही काम कर सकता है, नीचे जाति का है तो मजदूरा कर सकता है, यादव समाज का है तो ये काम कर सकता है, पासवान समाज का है तो पासवान दूसरा कर सकता है, बनिया समाज का है कि वो चावल बेचेगा तो धाने बेचेगा, मतलब सबका अलग अलग पेशा। कह दिया कि महतो समाज कुशवाहा समाज का है तो कहे कि खेती करेगा। ऐसा ऐसा भारत में बांट दिया गया है कि जाति के आधार पर लोगों को पेशा को चुन लिया जाता है कि ये जाति का है तो यही काम करेगा, चाहे उसका खानदान उसको वर्षों से उसका खानदान दादा परदादा काम करते आ रहा है तो कहे कि वर्षों से जब इसका खानदान यही काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, तो उसको भी उसी काम में लगा दिया जाता है। तो खास करके हमारे देश में, हमारे भारत में पेशा जो है, व्यक्ति का बिजनेस जो है, व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है वो भारत में जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। दूसरा है जाति के आधार पर शादी होता है, ये भी बात है। जाति के आधार पर शादी होता है, अगर यादव है तो वो यादव के लड़की से ही शादी करेगा, पासवान है तो पासवाने के लड़की से शादी करेगा, जाति के आधार पर ही शादी हो सकता है। लव मैरिज का जमाना है भाई, कहाँ सोच है। भारत तरक्की कर रहा है तो सब में तरक्की कर रहा है, इसमें कहाँ तरक्की कर रहा है, इसमें भी दे दो छूट। वो लालू यादव का बहुत अच्छा डायलॉग था कि चला चला झूलनिया में ढाका बला में कलकत्ता चली। जाति के आधार पर शादी ब्याह क्यों? अब तो नहीं होना चाहिए। 5G का जमाना चल रहा है, 6G का जमाना आने वाला है, तो फिर जातिवाद पर शादी ब्याह क्यों? जाति के आधार पर शादी ब्याह क्यों किया जाएगा? पढ़े लिखे जो है, एजुकेटेड लोग हैं, कुछ तो छूट दे दो भाई। हमको छूट मिल रहा था तो हम तो कर लेते हैं। हमको पता है कि हमको भी छूट नहीं मिलेगा क्योंकि हम भी गांव देहात से आते हैं और गांव देहात में अक्सर देखने को मिलता है कि अगर जो जाति का है उसी जाति से शादी ब्याह किया जाएगा। तीसरा है जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये भी सही बात है। जाति के आधार पर भेदभाव होगा कि वो छोटी जाति से आता है, उससे छुआछूत का बीमारी होगा तो वो गंदा रहता है, तो वो नहाता नहीं है, तो फलना चिलना, कई तरह के लोग होते हैं। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान के घर में कोई खाने, हिंदू खाने नहीं जाएगा, तो क्यों? निगेटिव थॉट, उसके दिमाग में गलत विचार बैठा हुआ है। चौथा है जाति के आधार पर नाम रखा जाता है, ये भी सही बात है। जाति के आधार पर हिंदू को कुछ और नाम है, मुस्लिम को कुछ और नाम रहेगा, तो जाति के आधार पर भी बांटा जाता है, जाति के आधार पर नाम भी रखा जाता है। तो भारत में जाति व्यवस्था था, भारत में जाति व्यवस्था याद रखिएगा। भारत में जाति व्यवस्था में क्या क्या हो सकता है? तो जाति के आधार पर पेशा, उसको काम बता दिया जाएगा, जाति के आधार पर उसको शादी होगा, दूसरे कास्ट से नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव होता है और जाति के आधार पर भी उसका नाम रखा जाता है। हिंदू है तो अलग, कोई अलग जाति का है तो उसका टाइटल अलग लगा देगा, यादव है तो यादव टाइटल लगा देगा, पासवान है तो पासवान टाइटल लगा देगा, महतो जी है कुशवाहा है तो कुशवाहा टाइटल लगा देगा। तो जाति के आधार पर भारत में भेदभाव किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कैमरा में दिख रहा है चुलबुली? थोड़ा सा देखो इसको, ये देख रहा है अच्छा से? अब ठीक है? अब सही है? चलिए देखिए, अब जाति के आधार पर क्या, तो भारत में आ गए। भारत में जातिगत असमानताएं, भारत में जाति असमानताएं हैं भाई, असमानता देखने को मिलता है जाति के आधार पर। ऊंची जातीय समुदाय में अमीरों की संख्या अधिक और निचली जातियों में, दलितों और आदिवासियों में ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। सही बात है भाई, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ज्यादा अमीर देखने को मिलता है, निजी जाति के लोग हैं वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या बता रहे हैं? छोटी जाति में लोग अनपढ़ हो जाते हैं, छोटी जाति वाले लोग अपने संतानों को पैदा कर रहे हैं। परिवार नियोजन में एक बड़ा अच्छा नारा दिया गया था,
परिवार नियोजन में एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। मतलब कि हम दो का मतलब हम दो पति पत्नी, और हमारे दो का मतलब एगो बेटा चाहे एगो बेटी, मैं तो 2 ही संतान को रखें। देखिए अब ऐसा होता है? नहीं होता है। अब होता है हम दो हमार 4 दो, हम दो हमार 6 दो। बाल बच्चा हो रहा है, संतान पैदा हो रहा है। इसका रीजन ये है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। जो नीची जाति वाले लोग हैं वो पढ़ते कम हैं। शिक्षा के अभाव के कारण बच्चा अधिक पैदा कर लेते हैं, और जब बच्चा अधिक पैदा कर लेते हैं वो कमाते भी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास कोई धंधा नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वो अच्छा उनको नौकरी भी नहीं मिल पाएगा। तो नौकरी जब नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति गरीब रहेगा या नहीं रहेगा? अब बताइए। जब पढ़ा ही नहीं है, जैसे एक था कि मानव की मूलभूत इकाई में रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन आधारिक संरचना में सबसे पहला क्या आता है? एक बताया गया है, ध्यान से समझिएगा। आधारिक संरचना कहा गया कि आधारिक संरचना के मतलब क्या हुआ, यानी कि आधारिक संरचना के मतलब होगा सबसे बेसिक चीज। जैसे में हो गया शिक्षा, परिवहन, संचार, सबसे बेसिक चीज में रखा गया किसको? शिक्षा को। इसलिए रखा गया शिक्षा को कि शिक्षा एक ऐसा चीज है कि शिक्षा अगर ग्रहण कर ली तो ये वाला जो आगे जितना भी आधारिक संरचना में आएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले हमको शिक्षा को ग्रहण करना है, हमको शिक्षित बनना है। जब शिक्षित बन जाएंगे तो सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, नीच जाति वाले अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास अच्छा काम धंधा नहीं है, अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, संतान ज्यादा उसका है, जमीन नहीं है, सारा चीज खरीद कर खाएगा, तो जो गरीब आदमी है और दिन पर दिन गरीब होते चला जाता है। तो वही कह रहा है कि ऊंची जाति, अब ऊंची जातियों वाला क्या होता है? ऊंची जाति वाला शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जब ऊंची जाति वाला जब शिक्षा पर ध्यान देगा तो उसको, वो अपने संतान को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? जरूर पढ़ाएगा। और जब संतान को जब पढ़ाया तो अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा धंधा करेगा, अच्छा नौकरी लेगा, तो दिन पर दिन वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और सबसे जरूरी चीज, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, जो शिक्षित होते हैं वो बच्चा भी कम पैदा करते हैं, कम संतान पैदा करते हैं, कम संतान पैदा करेंगे। और जब कम संतान पैदा करेंगे, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं तो खर्चा उनको कम होगा, तो अमीर तो बनेंगे ही बनेंगे। तो गरीब से अमीर बनने का सबसे आसान तरीका भी क्या है कि गरीब से अमीर बनना है तो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, आधारिक संरचना को मजबूत करना पड़ेगा। आधारिक संरचना में अगर शिक्षा को अगर मजबूत किए तो आने वाला आधारिक संरचना में सारी चीजें ऑटोमेटिक सही होती चली जाएगी। दूसरा है, ऊंची जाति शिक्षा में अग्रणी है और नीचे जातियां शिक्षा में पीछे। अभी तो बताए हैं कि नीची जातियां वाला, कमजोर जातियों वाला हमेशा संतान पैदा करेगा, कम उम्र में शादी हो जाएगा, कम उम्र में शादी होने के कारण कम उम्र में उसका संतान पैदा होगा, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर जो व्यक्ति पढ़ने का भी जो लड़का चाहे लड़की पढ़ना भी चाहता है या चाहती है तो उसको बीच में पैसा डिस्टर्ब करेगा, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ऊंची जाति हमेशा शिक्षा में आगे होते हैं, ऊंची जाति वाले हमेशा शिक्षा पर ध्यान देते हैं, और नीची जाति वाले शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाने के कारण यही है कि बचपन में शादी हो जाता है, बचपन में संतान पैदा हो जाता है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि जातीय बंधन टूटने के कारण, अब जातीय बंधन टूटने के कारण क्या है? जातीय बंधन, जात में बंधन, यानी कि जब लोग, बहुत सारे जाति के लोग जब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, एक बंधन में बंध कर रहते थे, तो उस वक्त टूटने का कारण क्या है? आखिर क्यों जातीय बंधन टूट गया? क्यों लोग अलग अलग हो गए? क्यों जो समाज में जो लोग रहते थे वो समाज में अब नहीं रह रहे? इसका भी बहुत सारा कारण है। तो पहला कारण है समाज सुधार को और राजनेताओं के प्रयास। राजनेताओं अक्सर अपने वोट के लिए समाज को तोड़ देते हैं। दूसरा, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि। शिक्षा में वृद्धि हो गया, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, जो बड़े पैमाने पर शहरी हो रहा है, जो देहात से शहर बन रहा है,
जातीय बंधन टूटने लगा। जो जो लोग जातीय बंधन में बंधे हुए थे वो धीरे धीरे टूटने लगे, क्योंकि समाज सुधारक आ गए, राजनेता आ गए, साक्षरता बढ़ने गया, शिक्षा बढ़ने लगा। तो शिक्षा बढ़ने लगा तो लोग को मेंटेलिटी चेंज हो गया, सोच चेंज हो गया, तो जातीय बंधन टूट गया। जातीय बंधन कहने का मतलब था कि जाति में जो लोग बंधे हुए थे वो जातीय बंधन टूट गया। अब धीरे धीरे जैसे जो शिक्षित लोग हैं वो मैरिज भी कर रहे, शादी ब्याह करते थे दूसरे जाति में करते हैं। अपने जाति में करो, अपना जाति में तो करते ही हैं, दूसरे जाति में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षित लोग हैं, जात पात से उनका मतलब नहीं है। कहा जाता है कि जात पात नहीं देखना चाहिए, दूसरे लोगों से भी शादी कर सकता है, दूसरे को लोगों के घर में जाकर खाना भी खा सकता है। क्यों खा सकता है? क्योंकि वो शिक्षित है, उसका मेंटलिटी चेंज हो गया है, उसका सोच चेंज हो गया है, सोचने का क्षमता चेंज हो गया, बदल गया। तो दूसरे के जाति वाले घर में जाकर खाना भी खा सकता है, दूसरे जाति के लड़का या लड़की से शादी ब्याह भी हो सकता है। क्योंकि शिक्षा बढ़ा ना, जब शिक्षा बढ़ा था सोच बढ़ गया, तो जातीय बंधन से मुक्त हो गया। जातीय बंधन हम अपने ही जाति में बंध के क्यों रहेंगे भाई? हम अपने ही जाति में बंध के क्यों रहेंगे? हम अपने ही जाति में बंध के रहे तो जातिवाद हो गया ना। हम अपने ही जाति वाले से शादी ब्याह करें तो जातिवाद हो गया ना। हम अपने ही जाति वाले को घर में जाकर खाना खाएंगे तो जातिवाद हो गया ना। हमको जातीय बंधन से मुक्त होना है। जातीय बंधन से अगर हमको निकलना है तो समाज सुधार वाला काम करना चाहिए, राजनेताओं को अच्छा काम करना चाहिए, साक्षरता दर बढ़ाना चाहिए और शिक्षा में भी वृद्धि करनी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा लोगों का मेंटेलिटी चेंज नहीं होगा। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, हाँ भाई हो रहा है, दिन ब दिन गांव से शहर बनते चला जा रहा है। पेशा चुनने की आजादी, ये भी सही है, पेशा चुनने की आजादी। जैसे अभी बताएं, जाति के आधार पर ही लोगों को क्यों डिसाइड किया जाएगा कि वो जाति का लोग है तो वही धंधा करेगा। मान लो कि कोई अगर शर्मा जी है तो इसका कोई जरूरत है कि कारपेंटर का ही काम करेगा। अगर कोई भी शर्मा है तो काहे वो लोहा लकड़ का काम करेगा? कहीं लिखा हुआ है, कहीं संविधान में लिखा हुआ है चीज, कोई किताब में लिखा हुआ है कि जो जाति का लोग है वही अपना काम करेगा? नहीं ना। ये हमारा समाज बांटा है, जातिवाद हो गया हमारे देश में, हमारे बिहार में। और जातिवाद होने के कारण ये सब बांटा गया कि जो व्यक्ति जिस जाति से आता है वो व्यक्ति वही काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह कि राजनीति में जाति की भूमिका क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स, आखिर पॉलिटिक्स में जाति की भूमिका क्या होता है? बताइए, जाति की भूमिका क्या होता है? कहने का मतलब कि अगर कोई राजनेता का चुनाव लड़ता है, अगर कोई राजनेता चुनाव लड़ता है या किसी भारत में या राज्य में अगर जातिवाद है, चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया हो रहा है, तो चुनाव प्रक्रिया में जाति की क्या भूमिका होती है? एक जाति नहीं, बहुत सारा जाति का भूमिका क्या होता है वो बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। राजनीति में जाति की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका, अधिकांश लोग अपने जाति के उम्मीदवार को वोट करते हैं, सही बात। अक्सर राजनीति में ये देखा जाता है, खास करके हमारे देश में, खास करके हमारे बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी पार्टी से रहे, मैटर ये नहीं करता कौन पार्टी से, किसी भी पार्टी से अगर वो लोग है, अगर राजनेता चुनाव लड़ने आया है और जिस जाति का है उसका मास वोट कहा जाता है कि जो वोट जो है, जाति वाला वोट जो है उसको बनाया गया है, वो कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि जाति के आधार पर ही वोट किया जाता है। हम जिस जाति का हैं, लोग उस जाति वाले लोग कहीं नहीं जाएगा, वो हमको वोट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद व्यवस्था है। जाति के आधार पर वोट कराया जाता है, जाति के आधार पर लोग चुनाव करते हैं, जाति के आधार पर लोग वोट देते भी हैं। हमारे बिहार, हमारे देश में कल्चर चल रहा है। दूसरा, निर्वाचन के समय पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है, सही बात है। एक कैंडिडेट अगर चुनाव किसी पार्टी से लड़ रहा है, अगर वो जीतना चाहता है तो हमेशा उस जगह से टिकट लेगा, उस जगह से चुनाव लड़ने का तय करेगा जिस जगह पर उस व्यक्ति का लोग ज्यादा रहते हैं, उस जाति का लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसको पता है ये बात को कि जिस जगह पर मेरा जाति का लोग ज्यादा रहेगा वहां पर वोट हमको बनल रहेगा,
वोट बैंक है उसको कहेंगे। जाति वाला वोट जो होता है ना उसको वोट बैंक बिहार में कहते हैं खास करके, वो कभी नहीं टूट सकता है। हाँ 2-4% पैसा पर टूट जाता है वो अलग चीज है, 2-4% दुश्मनी पर टूट जाता है वो अलग बात है, लेकिन नहीं 90% वोट टूटता नहीं है। जातिवाद पर वोट दिया ही जाता है। हो जाएगा। आगे है सरकार के गठन के समय पार्टी जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। ये भी है सरकार के गठन के समय, जब सरकार बन गया, जब चुनाव हो गया, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गया, अब सरकार बनने की तैयारी में है, तो जिस पार्टी ने चुनाव जीता है, जिस पार्टी प्रबल दावेदार है कि इस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो मुख्यमंत्री के पार्टी का हेड कमांड जो है वो इस बात पर ध्यान जरूर देगा कि जातीय समीकरण पर ध्यान जरूर करती है। जातीय समीकरण पर ध्यान करने का मतलब कि अगर सरकार का गठन हो रहा है तो उस सरकार के गठन में कौन कौन व्यक्ति, किस जाति के व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दे दिया जाए। अगर एक ही जाति के सभी लोगों को मंत्री बना दिया जाए तो दंगा फसाद होगा, फिर नाराजगी होगा लोगों के मन में सरकार के प्रति कि तुम एक ही जाति के लोगों को क्यों मंत्री बना दिया। वो सभी जातियों से चुनेगा, 2 इस जाति से चुना, 4 उस जाति से चुना, 2-4 वो चुन रहा है, लेकिन सभी जाति से चुनेगा। किसी राजनेता जो होता है इतना चालाक होता है कि सरकार बनाते समय किसी जाति को नाराज नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा यादव समाज से मंत्री नहीं बनाए, वो ये नहीं कहेगा मुस्लिम से मंत्री नहीं बनाए, सभी जाति को। यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो राजनीति है कि सरकार जनता को ना खुश नहीं करेगा, ना खुश करके रखेगा कि देखो तुम्हारा जाति से भी हम मंत्री बना दिए। अब एक टीवी पर ना, न्यूज टीवी पर एक डिबेट चलता है, सभी 2-4-5 पार्टियां का प्रवक्ता को बुला करके बहस करवाता है, लड़ाई करवाता है। अक्सर डिबेट में हम देखते हैं कि जिस मुद्दा पर बात किया गया, जिस मुद्दा पर सवाल किया गया, और जिस नेता के पास अगर जवाब नहीं है, सवाल नहीं है, तो इसलिए राम मंदिर की बात करेगा, फिर मुद्दा से हट जाएगा वो। तो जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाता है। सरकार का गठन किया जा रहा है तो सरकार हमेशा ये चाहेगा कि हमारा समीकरण बना रहे, और समीकरण ऐसा बने कि कोई जाति का लोग नाराज नहीं हो, सभी जाति खुश रहे कि हमारे जाति से भी मंत्री बनाया गया, हमारे जाति से भी सांसद बनाया गया, हमारे जाति को भी टिकट दिया गया, और जातिवाद तो चलता ही है, तो जातीय समीकरण पर ही ध्यान दिया जाता है। अगला है राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। सही बात है, राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए कुछ करेगा, दंगा फसाद करा देगा, ये सब कुछ है। कोई एक अलग जाति का है लोग, उसका वोट बैंक लग रहा है कि ये वोट हमको नहीं मिलने वाला है, तो वो व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी वाला व्यक्ति क्या करेगा कि वो दूसरे जाति के लोगों से दंगा करवा देगा ये वाला जाति पर, और दंगा करवा कर 2-4-10 मर्डर हो जाएगा। अब वही नेता क्या करेगा जो दंगा करवाया था, इसको पता है कि उस जाति वाला हमको वोट नहीं देगा, दंगा करवा देगा, और जो नेता दंगा करवाएगा वही नेता सामने आकर मीडिया के सामने कहेगा, चिल्लाएगा कि हमारे जाति पर हमला किया, हमारे जाति पर दंगा फसाद हुआ। अब जो अपने जाति के पक्ष में जब बोलना शुरू करेगा ना, तो सारा के सारा जाति का वोट सहानुभूति की तरह मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा, जैसे सपोर्टेड कहने का मतलब है कि कोई मुस्लिम है और एक हिंदू है, मुस्लिम वाला वोट एक राजनेता है, राजनेता को बात पता है कि मुस्लिम लोग जो है हमको वोट नहीं देगा, राजनेता को यह भी पता है कि हिंदू वाले जो कुछ लोग हैं, कुछ वोट जो है हमको नहीं मिल रहा है, इस राजनेता को यह पता है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देने वाला है। ठीक है, राजनेता को यह भी पता है कि हिंदू वाला वोट भी, कुछ वोट इसको नहीं मिलने वाला है, कुछ वोट के कारण ये हारने वाला है। तो राजनेता क्या करे कि राजनेता हिंदू में ना दंगा फसाद करवा देगा, और कुछ एने से पैसा पकड़ के दंगा फसाद करा देगा। अब यही अब हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, दंगा यही करवाया है, और दंगा हो गया, मारपीट हो गया,
2-4-10 को हिंदू मरा गया उसमें। तो ये राजनेता, यही राजनेता मीडिया के सामने आकर के सहानुभूति दिखाएगा कि हिंदू को मार दिया, मुस्लिम ऐसे है तो वैसे है। अब ये भी हिंदू है, इसको पता है कि वो वोट तो देना है नहीं। अब ये जो मीडिया वाला राजनेता है, मीडिया के सामने आकर हिंदू के पक्ष में बोलना शुरू करेगा, तो हिंदू बड़ा कहेगा कि बाप रे बाप, वाह वाह वाह, नेताजी तो महान हो, नेताजी तो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तो नेताजी बहुत अच्छा इंसान है, नेताजी बहुत अच्छे आदमी है, नेताजी को वोट दे दो। भाड़ में जाए ऐसा नेता जो खुद दंगा फसाद करवाया है, अब वोट लेने के लिए दंगा करवाया, अपने मारवाया, और फिर आकर मीडिया के सामने कह रहा है कि ये गलत चीज है, मुस्लिम लोग ऐसे करवा दिया तो वैसे करवा दिया, ये गलत चीज है। अब वोट लेने के लिए ये राजनेता कुछ कर सकता है। अब जब अपने हिंदू भाइयों के पक्ष में आकर राजनेता बोले तो हिंदू क्यों का मानने जाएगा, सहानुभूति तो जाएगा ना कि हमारे पक्ष में खड़ा है, सारा के सारा वोट हिंदू वाला के पक्ष में जाएगा, इस राजनेता के पक्ष में चला जाएगा, और राजनेता के पक्ष में चला जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। वही यहाँ कह रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए, देखिए, जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करता है। जातिगत भावना जो फीलिंग्स है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति, उसको खत्म करते हो। अगला है दलित और निचली जातियों का भी महत्व निर्वाचन में बढ़ जाता है। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव क्या होता है? चुनाव प्रक्रिया मतलब कि अगर जब भी किसी देश में, भारत देश में या राज्य में अगर किसी चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है या तो मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के समय दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है छोटी जाति या निचली जाति, छोटी जाति। तो दलित और निचली जातियों का भी महत्व निर्वाचन में बढ़ जाता है। अब ये दलित है तो ये भी तो भारत का नागरिक है, ये निचली जाति वाला है तो ये भी तो भारत का नागरिक है, इसको भी तो अधिकार दिया गया है वोट देने का। साल भर 5 साल इसको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, कोई राजनेता नहीं, कोई नहीं पूछेगा। एक बड़ा अच्छा शायर है, थोड़ा हमको लिखने का कुछ बड़ा शौक है, हम हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो अगर भविष्य आने वाला समय में अगर कुछ मिले तो हम कुछ लिख सकते हैं। ऑफलाइन में हम बच्चों को बराबर सुनाते रहते हैं। बड़ा फेवरेट लाइन है हमको कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अब बहुत निकले अरवा लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। हजार ख्वाहिशें पाल कर रख ले रहता है वाला दलित और निचली जाति। 5 साल इंतजार करता है, एक बार वोट देने के बाद 5 साल इंतजार करता है, लेकिन कोई राजनेता दलित या निचली जाति को देखने नहीं आएगा, कोई नहीं देखने आएगा। कि चल रहा है ऊपर में गिनती चल रहा है, गोल्डन आया है। अब 5 साल तक कोई निचली जाति और दलित को देखने नहीं आएगा, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, जैसे ही चुनाव का समय आएगा, इसका महत्व भी बढ़ जाएगा। अब सारे राजनेता इसके पीछे भागेगा, कहेगा कि दलित वाले को और निचले वाले वोट को कब्जा में करो। अगर हर नेता का पकड़ इस वाले जाति पर होता है, क्योंकि पता है कि ये गरीब है, पैसा इसका वोट को खरीद लेंगे, 1500 को 2000 पर इसका वोट खरीद लेंगे, और जब पैसा दे देंगे तो ये छोटी जाति वाला वोट हमको दे ही देगा। तो इसका कारण कि महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। 5 साल नहीं बढ़ता है, मात्र 1 साल बढ़ता है। इन लोगों के पास भी हजारों ख्वाहिशें है, लेकिन कोई राजनेता पूरा करने नहीं आए। 5 साल इन लोग कैसे कमा रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कोई राजनेता नहीं पूछने आएगा। 5 साल में ये नहीं बताएगा कि तुमका महत्व कितना था, निर्वाचन में कितना महत्व था। जब चुनाव आएगा तब बताएगा कि तुम्हारा महत्व कितना है, और इसका महत्व उतना ही है जो 1500 में अपना वोट को बेचे थे। समझे? चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन के समय पार्टी वोट के बीच साफ बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ सही है। साफ के मतलब होता है विश्वास, लिख लेना, चलो लिख। साफ के मतलब होता है विश्वास। अब जो भी कैंडिडेट निर्वाचन में आएगा, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। अब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा ना, तो जनता के बीच में ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेगा जो जनता को विश्वास दिलाएगा। साफ के मतलब इकोनॉमिक्स में
साख मतलब होता है विश्वास। अब वो जनता के बीच में विश्वास दिलाएगा कि सबसे अच्छा हम हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम आपको सेवा करेंगे, 5 साल सेवा करेंगे, एक बार हमको वोट देकर जिताइए। तरह तरह की बातें करेगा, लंबी लंबी फेंकेगा वो, और लंबे लंबे फेंकेगा तो लोग एक बहकावे में आ जाते हैं, हंस जाते हैं। 1000-2000 का नोट फेंकेगा, इसका वोट बिक गया, वोट जाके दे देगा। तो साख बनाने की कोशिश करते हैं और अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर उठ करके ये पूरा भाषण देगा। चुनाव में जब प्रचार करने आएगा ना तो पूरा भाषण, हमारा जाति से मतलब नहीं है, हम सभी जाति के लिए समान है, सभी जाति के लिए समान है, सभी जाति को बराबर देखते हैं, सभी जाति के लिए हम समान काम करेंगे। खाक काम करेगा तू, एक बार जीतने के बाद तो 5 साल नजर आएगा, कोई नेता नहीं नजर आएगा। लेकिन अपना स्वच्छ चेहरा, स्वच्छ चेहरा का मतलब क्या होता है? स्वच्छ चेहरा का मतलब कि साफ सुथरा। वो बताया कि हमारे पास कोई क्रिमिनल केस नहीं है, हम बेईमान नहीं है, हम चोर नहीं है, सारा बात बता के चला जाएगा। लेकिन जनता फिर भी समझ रही है कि तू कितना ईमानदार है। राजनेता के बोलने से जनता समझ जाता है कि तुम कितना ईमानदार हो, तुम कितना स्वच्छ हो। लेकिन फिर भी जनता उस राजनेता के फेंके गए नोटों के नीचे दब जाते हैं। फिर वही व्यक्ति राजनेता तलवार चाटने के लिए तैयार हो जाएगा। ये हमारे देश का राजनीति का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जनता एक वोट देने के लिए नोटों के पीछे भागता है, और नोट के पीछे ऐसा दबता है कि 5 साल राजनेता से कोई काम करवाने का मुंह तक नहीं दिखाता है। उसके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि राजनेता सीधा कहेगा कि तुम हमको जो वोट दिया था वो पैसा पर दिया था, फ्री में नहीं दिया, वो काम भी नहीं करेगा। एक राजनेता एक बड़ा मेरा फेवरेट एक राजनेता है, चल रहा है ना, एक मेरा बहुत अच्छा फेवरेट राजनेता है, बड़ा मैं उनको आइडियल मानता हूँ, बहुत अच्छा है। उनको बात को, भाषण को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ। डिबेट पर आते हैं, चाहे कहीं मीडिया से बात करने लगते हैं। उनको नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत इनका आइडियल मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। इनका स्पीच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। तो एक बार बोले थे किसी इंटरव्यू में, हम सुन रहे थे इनका बात, ये बोले थे कि एक शायद कौन शशांक की क्या है, शुभंकर मिश्रा करके एक पॉडकास्ट बनाते हैं, उनके पॉडकास्ट में गए थे तो बोले थे कि पूछे थे शुभंकर मिश्रा कि देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है। तक कन्हैया कुमार गए थे कि तो जवाब, ये तो सवाल ही बड़ा टफ है। पूछे कि क्यों? तो राजनेता भी हो और ईमानदार भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। एक राजनेता भी हो और ईमानदार भी हो, ऐसा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, गांधी, महात्मा गांधी, उससे बड़ा ईमानदार धरती पर कौन है? कोई नहीं। गांधी नेता भी थे और गांधी ईमानदार भी थे। तो गांधी के जाने के बाद ईमानदार नेता तो आज तक कोई नहीं है। तो कन्हैया कुमार सही बात बोलते हैं कि राजनेता भी हो और ईमानदार भी हो, इस धरती पर इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है कि राजनेता भी हो ईमानदार भी हो। कोई ना कोई ओकरा में दाग है, किसी ने किसी को चोरी किया है, वो 2 रुपया का चोरी करे सरकार का या 10 रुपया का चोरी करे, वो काला धन रखा हुआ है, वो रख ले। अपना चेहरा स्वच्छ रखने के लिए मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं है, जाति से ऊपर उठकर भावना, जाति भावना से ऊपर उठकर काम करने की बात करेगा, बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वो चिल्लाएगा, जनता के बीच में आकर चिल्लाएगा कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमको जात पात से मतलब नहीं है, हमको जाति माति से कोई मतलब नहीं है, से हम बहुत अच्छे इंसान हैं। खाक का इंसान हो तो कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जाति के राजनीति के सकारात्मक पहलू। अब ये बहुत अच्छा चीज है, कह रहे कि जाति के राजनीति, जब जाति का राजनीति देश में होगा कि जात के आधार पर भी वोट किया जाएगा, सिर्फ जात के आधार पर वोट किया जाएगा, तो जब जाति का राजनीति जब होगा तो सकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? निगेटिव नहीं, पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है? सरकार के पक्ष में, देश के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो पहला, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों और निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने, पहला है। अगर जाति के राजनीति अगर हो देश में, और जाति के राजनीति के होने के बाद अगर कोई पूछे कि एकरा में सकारात्मक पहलू क्या है, मतलब देश के लिए क्या अच्छा हो रहा है, जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो अच्छा ये हो सकता है
कि दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां और निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर जाति आधार पर भी अगर चुनाव हो, जाति आधार पर ही कैंडिडेट को चुना जाए, तो दलित और अन्य पिछले जाति निचले जाति को लोगों को भी अधिकार दे दिया जाएगा कि सरकार से सवाल करने का अधिकार तेरे पास है, क्योंकि तुम दलित हो तो क्या हुआ, तुम निचले जाति को हो तो क्या हुआ, तुम सरकार को बनाने में तुम्हारी भागीदारी किसी ऊंची जाति वाले से कम नहीं है। जब ऊंची जाति वाले से कम भागीदारी तुम्हारे सरकार बनाने में तुम्हारे एक वोट का कीमत नहीं है, तो सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी तेरे को है, तुम पूछ सकते हो अधिकार। तो निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, तो निर्णय लेगा सरकार के नियमों में, वो दखल अंदाजी देगा पिछड़ा जाति वाला कि तुम सरकार अगर गलत काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि दलित का भी और निचले जाति के एक एक वोट से भी तुम सरकार बने हो, तुम सिर्फ ऊंची जाति वाले को वोट लेकर सरकार नहीं बनाए हो। तुम्हारे सरकार बनाने में हमें निचली जाति वालों के लिए उतना ही योगदान है जो ऊंची जाति वालों ने दिया है। तो निर्णय लेने में बेहतर भूमिका निभा सकता है अगर जाति के राजनीति के, अगर जब सकारात्मक पहलू हो तो, सकारात्मक प्रभाव हो तो, नकारात्मक नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां देख लीजिए सकारात्मक पहलू है। दूसरा है कि कई संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग और आंदोलन कर रहे हैं। सही बात है, कई संगठन जातियां जो है वो कह रहा है कि भेदभाव को समाप्त कर दो भाई। जब एक ही सरकार है देश में, एक ही सरकार को कई जातियां, ऊंची जाति वाले, नीची जाति वाले सब मिलकर जब सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं, सबको इस सरकार को वोट दे रहा है, तो फिर यार जाति के खिलाफ क्यों, जातिवाद क्यों? ऊंची जाति वाला वोट दे रहा है, नीची जाति वाला वोट आपको दे रहा है, सभी को भूमिका बराबर ही है आपको सरकार बनाने में, तो फिर जातिवाद किस लिए? जातिवाद को समाप्त करो। इसलिए कई संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग के आंदोलन कर रहे हैं, चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि जातिवाद को समाप्त कर दो। लेकिन ऐसा होगा तब ना, मुश्किल है। आगे चलते हैं, और है स्लाइड बच रहा है? हाँ बच रहा है, थोड़ा सा और चलेगा। कितना मिनट हुआ चुलबुली? कितना? सही चल रहा है ना भाई? चलिए आगे लिखिएगा, जाति की राजनीति के नकारात्मक पहलू। अब वो सकारात्मक पहलू था कि देश के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, हम बदलें। अब देखते हैं निगेटिव। नकारात्मक का मतलब निगेटिव थॉट। अब निगेटिव क्या हो सकता है? निगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा जनता पर या लोगों पर या सरकार पर या देश पर? तो पहला कि जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है, इससे सामाजिक व्यवहार बिगड़ सकता है। सही, यह सही चीज है। नकारात्मक प्रभाव में यही होगा कि जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है। अगर जाति आधारित ही अगर वोट करवाना है, जाति के आधार पर ही वोट देना है, जाति के आधार पर ही वोट तुम दोगे अपने अपने कैंडिडेट को, अपने अपने जाति वाले को, तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। जातिवाद पर अगर वोट दोगे तो देश अपना विकसित नहीं हो पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। अगला है यह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अनेक गंभीर मुद्दों पर ध्यान हटा सकता है। अगर जातिवाद है, जातिवाद पर अगर हम वोट देंगे तो जातिवाद में बेरोजगारी बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अनेक गंभीर मुद्दों पर से ध्यान हट सकता है। जब जाति पर तो जब वोट देवे किया है तो किस मुंह से जाएगा तुम विकास के मांग करने? किस मुंह से कहेगा कि महंगाई को खत्म कर दो? किस मुंह से कहेगा कि तू बेरोजगारी खत्म कर दो? तो जातिवाद पर क्यों वोट दिया था? नहीं होगा। जातिवाद पर वोट दोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, विकास का दर घटेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और गंभीर मुद्दा जो देश के विकास के लिए जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे सोचनीय वाले मुद्दे हैं, उस पर से ध्यान हट सकता है। हट इसलिए सकता है क्योंकि जाति के आधार पर वोट किया है तो, और जब जाति के वोट आधार पर वोट करोगे
तो विकास नहीं हो पाएगा बाबू, नहीं हो पाएगा। अगला है कुछ मामलों में जाति विभाजन, तनाव, संघर्ष, यहाँ तक कि हिंसा की ओर जाता है। हाँ जाएगा। जाति के आधार पर वोट दोगे तो एक नेता अगर अपने जाति का वोट मांगता है, एक गांव में अगर कई जाति के लोग रहते हैं और वो अलग अलग जाति धर्म को वोट करेगा तो दंगा फसाद होगा, तनाव होगा, विभाजन होगा, जाति विभाजन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, संघर्ष के चलेगा, अरे हिंसा भी होगा। जाति के आधार पर अपने अपने जाति के लिए सब लड़ाई लड़ रहा है, सब मारपीट करने के लिए तैयार है, अपने जाति को बचाने के लिए, अपने जाति को जिताने के लिए, हिंसा दंगा फसाद करने के लिए तैयार है। तो जाति आधारित राजनीति में सकारात्मक पहलू ये है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ बच रहा है। सांप्रदायिकता, आइए स्लाइड को खत्म कर देंगे आज वाला क्लास में। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को नीचा समझना, ये धर्म है। सांप्रदायिकता कहा जाता है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से कमजोर समझना, अपने धर्म को, तो सीधा सीधी भाषा में अपने धर्म को दूसरे धर्म से कमजोर समझना या अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा समझना, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को नीचा समझना सांप्रदायिकता कहलाता है। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना मतलब ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा समझना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता कहने का मतलब कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों में बहस हो रहा है कि तुम्हारा धर्म जो है वो ऊंचा है, न तुम्हारा धर्म जो है वो नीचा है, हमारा धर्म ऊंचा है। वो कह रहा है कि हमारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म नीचा है, हम कह रहे हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, उसका धर्म नीचा है। तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। अपने धर्म को नीचा, अपने धर्म को ऊंचा समझ लो और दूसरे वाले धर्म को नीचा समझ लो। हम हैं तो हमारा धर्म बहुत अच्छा है, तुम हो तो तुम्हारा धर्म बहुत नीचा है, ऐसा थोड़ी बात है। तो ऐसे बातों को सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहते हैं कि जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है। अल्प मतलब ही होता है कम। अल्प के मतलब क्या होता है? कम। अब बहु के मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक, यानी कि अधिक। तो जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, कम याद रखिएगा, कम होती है, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होता है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। और जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। हिंदू, जैसे में एक में कह सकते हैं मुस्लिम की संख्या हमारे धर्म में, हमारे देश में कम है, और ईसाई का कम है, सिख का कम है। ये सबका कम है किसके तुलना में? हिंदू के तुलना में। तो बहुसंख्यक में हिंदू आ जाएगा, अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ सकता है। चलिए आज के क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। राइट खत्म हो गया। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को? क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा तो आगे क्लास फिर लाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। इसकी आगे की क्लास कल जारी रहेगा। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।